बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घरों में जो भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं और जो भी मटेरियल आपके साथ शेयर किया जा रहा है आप उसको डीपली स्टडी कर रहे होंगे। आज से बेटा हमने इंटीग्रेशन शुरू करनी है। इंटीग्रेशन आपने एफएससी में भी पहले पढ़ी होगी और उस सिलसिले में आज बहुत बेसिक लेक्चर आपको दिया जा रहा है ताकि कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या थी? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट चेंज फाइंड करना होता है। अब अगर आपको ऑलरेडी कोई चीज चेंज्ड फॉर्म में मिली जाए और आपने ओरिजिनल चीज फाइंड करनी हो, उस प्रोसेस के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हम वैसे इसको कंपेयर करें, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू डिवाइड थिंग्स और इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू सम अप थिंग्स। अगर आपके पास एक रॉड है, अगर आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इट इज जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन। और अगर आप उन पार्ट्स की मदद से दोबारा उसको सम कर देते हैं तो इट इज इंटीग्रेशन। एक्चुअली जो सम का एस है ना, वही साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, SUM, सम ऐड करना। ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, ये आपको नजर आ रहा है, एफएससी में भी आपने पढ़ा होगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है, दिस सिंपल इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज एक्चुअली किसी खास लैंग्वेज में सम का कैपिटल S है ये। अब इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इसमें हम पहले कंपेयर करेंगे कि डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था और इंटीग्रेशन में हम क्या करने वाले हैं। ये गौर से समझना है, सारी गेम इस पे बेस करती है। डिफरेंशिएशन में क्या था, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। अगर आप गौर करें, ये हमारा पावर रूल था, y x पे डिपेंड कर रहा है, n जो है वो इसकी पावर है। जब आप डेरिवेटिव लेते हैं y का तो किसके हिसाब से लेते हैं? विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आपने क्या करना होता है, दोनों तरफ d/dx लगा देते हैं। d/dx एक ऑपरेटर होता है। d/dx क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है, क्लास में बता चुका हूं मैं। इधर जब लगेगा d/dx तो y के साथ लगेगा, इधर d/dx जब लगेगा तो x रेज टू पावर n के साथ लगेगा। विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं तो नीचे x आएगा। dy/dx हमने फाइंड करना होता है, इसको नहीं छेड़ना आपने। इधर हमारे पास 4 स्टेप्स थे अगर आपको याद हो। सबसे पहले पावर शुरू में बेस एज इट इज, बेस x है, पावर में से एक माइनस करना है, हमेशा एक ही माइनस करते थे, और बाद में एंड में बेस का डेरिवेटिव लेना जो कि 1 के इक्वल है। याद रखिएगा, एंड पे बेस का डेरिवेटिव लेना होता है, ये आपने नहीं भूलना था। बेस का डेरिवेटिव ये 1 के इक्वल है तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दिस इज डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा जरा चेक कीजिएगा। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, ये बिल्कुल वही फंक्शन है, उसी तरह की चीज है जो यहां पर लिखी हुई है। y इसमें भी x पे डिपेंड कर रहा है, y इसमें भी x पे डिपेंड कर रहा था। उधर आपने लिखा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इधर आप लिखेंगे इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x। जब आपने उधर डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x लिखा तो आपने d/dx लगा दिया। जब आप यहां लिखेंगे इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x तो आपने ये इंटीग्रेशन की सिंबल लगानी है और dx लिख देना है। ये बेटा आपने याद रखना है कि इंटीग्रेशन और ये dx, जो भी चीज बीच में लिखी होगी ये ऑपरेटर उस पर लगेगा। ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है, ये याद रखिएगा, ये बात भी लिखी हुई है। इंटीग्रेशन का जो निशान है लीनियर ऑपरेटर है, बारी बारी सब पे अप्लाई होता है। सो इंटीग्रेशन जब भी लिखेंगे साथ dx आएगा। अगर आप गौर करें तो जब मैंने इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है तो मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन y और dx, y बीच में आ गया। इसको इंटीग्रेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट। इधर आपने क्या करना है, इधर भी इंटीग्रेशन का निशान लगाएं, x रेज टू पावर n और dx। अब करना क्या है, यहां पर आपको 4 स्टेप्स बताए थे कि ये ऑपरेटर कैसे ऑपरेट होता है। यहां पर जो काम की चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन होगी नहीं जब तक एक शर्त पूरी ना हो जाए। और वो शर्त क्या है, यहां पर x बेस है, इस बेस का यहां पर आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। अब x का क्या डेरिवेटिव होता है? x के हिसाब से 1 होता है, ये मैंने इधर भी बताया है। आपको पता है कि dx/dx इज इक्वल टू क्या होता है? 1 इधर होना चाहिए। आपको पता है, ना भी लिखा हो तो खैर है, लेकिन हम लिख देते हैं x रेज टू पावर n और ये 1। ये x जो ब्लैक मार्कर से लिखा है, इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। अगर बेस का आगे डेरिवेटिव होगा तो हम आगे चलेंगे, वरना आगे नहीं चल सकते।
तो शर्त यह है कि बेस का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। अगर बेस का डेरिवेटिव होगा तो क्या करेंगे, x लिखेंगे, पावर है n, उसमें एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन का निशान और dx फिर आपने नहीं लिखना, प्लस c लिख देना है। c क्या चीज़ है, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्यों लिखना है हर सवाल के एंड पे। तो ये प्रोसीजर है कि आपने बेस का डेरिवेटिव पहले देखना है, अगर वो होगा तो पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड आपने कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर कीजिएगा, अगर लिखा हो जैसे यहाँ पे आपको नजर आएगा एक्स क्यूब, आपने एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन करनी है तो क्या करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस सी लिख देंगे। आंसर इज x4/4 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर देना। कुछ और चीजें भी डिटेल में बताई हुई हैं। ये सिंबल जो है ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। जो चीज साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx के बीच में लिखी होती है उस चीज को इंटीग्रेंट कहते हैं। इंटीग्रेंट का मतलब जो इंटीग्रेट किया जा सके, जो इंटीग्रेट हो सके। dx का मतलब है कि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। और ये जो चीज है इंटीग्रेशन और बीच में कुछ लिखा हो dx, ये एक लीनियर ऑपरेटर है। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये आपको आना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जितना अच्छा आएगा उतनी अच्छी आपको जाके आगे समझ आएगी कि पावर में ऐड करके डिवाइड कर देना है। फिर कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे 1 की इंटीग्रेशन आपने याद रखनी है, x है, वेरी सिंपल। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 की इंटीग्रेशन भी x होगी। k कांस्टेंट टर्म है, fx हमारा फंक्शन है, तो कांस्टेंट टर्म शुरू में आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन नहीं होगी, fx की बस इंटीग्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल ये बात किस तरह आप समझ लेंगे, अगर लिखा होता 7x² dx तो हम क्या करेंगे, 7 शुरू में लिख लेंगे और इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होगी, x² की। और x² की क्या इंटीग्रेशन बताइए मैंने, पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड कर दें। वो बाकी प्रोसीजर आपको पता है। मेन चीज क्या है, 7 को मैं शुरू में ले आया हूं। सो थर्ड पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर दो फंक्शंस हैं, fx है, gx है, दोनों में प्लस या माइनस है तो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो बारी बारी दोनों पर आ जाएगा। इंटीग्रेशन fx के साथ भी आएगी और इंटीग्रेशन gx के साथ भी। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं अगले पेज पे, फिर देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जी पहला, बहुत आसान सवाल है। इंटीग्रेशन हमने करनी है 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 3 यूज करेंगे। इंटीग्रेशन जो है वो बारी बारी सब पे लगा दें। इंटीग्रेशन 3x² के साथ भी आएगी, साथ dx आएगा, इंटीग्रेशन 2x के साथ भी, और इंटीग्रेशन 3 की भी आ जाएगी। फिर रूल नंबर 2 लगा दें। कांस्टेंट टर्म्स को शुरू में लिखते हैं। 3 शुरू में आ गया, सिर्फ x² रह गया। 2 शुरू में आ गया, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी, और 3 शुरू में आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब आपको पता है x² है, पावर में क्या ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। इधर पावर 1 है, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। इधर 1 है, 1 की क्या इंटीग्रेशन बताइए मैंने अभी, x। जब सारी इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस c लिख देना आपने। सिंप्लीफाई करें, x³ 3, x²/2, ये 3 से गया, ये 2 से गया, यू विल गेट दिस इज योर आंसर। अगर आप गौर करें इस आंसर का अगर मैं डेरिवेटिव लूं, x³ का क्या डेरिवेटिव होगा, 3x², और 2x का क्या डेरिवेटिव, x² का सॉरी डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और 3x का क्या होगा, 3, और c कांस्टेंट है उसका क्या होगा, 0। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव लेने से मुझे दोबारा वो सवाल जो क्वेश्चन था वो दोबारा मिल रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, ये इनवर्स प्रोसेस था, ऐसा ही होना चाहिए था। जो आंसर है अगर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे दोबारा क्वेश्चन आ जाएगा। यू कैन सी इट्स डेरिवेटिव इज दिस विच इज द ओरिजिनल क्वेश्चन। सो एक्चुअली जो फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन था वो ये था। ये थोड़ा टीडियस काम है, इसको आप जरा ध्यान से समझ लें। फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है कि fx हमारा फंक्शन है, इसकी कोई पावर है, शर्त यह है कि इस फंक्शन का, इस बेस का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए f', जो ब्लैक मार्कर से लिखा है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे n+1 और उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस c लिख देंगे। अगर डेरिवेटिव नहीं है तो ऐसा नहीं करेंगे। आप गौर करें कि ये जो ब्लैक वाला है ये मैंने आगे नहीं लिखा, ये कंज्यूम हो गया। ये इंटीग्रेशन का निशान
ये dx और ये f प्राइम आपने उधर नहीं लिखना, उधर सिर्फ आपने क्या लिखना है, फंक्शन लिख के उसकी पावर में ऐड करके डिवाइड कर दिया है। इसी चीज़ को मैंने एक और तरीके से लिखा हुआ है, fx को मैंने बेस कह दिए और n को मैंने पावर कह दिए, f प्राइम को मैंने क्या कहा है, डेरिवेटिव ऑफ बेस, क्योंकि fx का डेरिवेटिव यही था। तो शर्त क्या है कि बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अगर बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो इस पूरी चीज़ का क्या आंसर होगा, बेस लिखेंगे, पावर में एक ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप जस्ट सी देखिएगा, ये सवाल जरा देखिएगा, 2x + 3 है, 2x + 3 होल पावर इज 5। अब आगे 2 भी लिखा हुआ है, आपने गौर करना है कि ये आपकी बेस है, डेरिवेटिव्स आने चाहिए। आपका 2x + 3 बेस है, 2x का डेरिवेटिव 2 आगे मौजूद है, 3 का 0 होता है, ना भी लिखा हो तो खैर है। इसका मतलब है 2x + 3 को इंटीग्रेट करने के लिए आगे 2 होना चाहिए था, जो कि मौजूद है। इसका मतलब है हम इसकी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड कर सकते हैं और प्लस सी लिख देंगे, पावर में ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, उसी से डिवाइड कर दें, ये कोई इशू नहीं है, ये आपका आंसर है। बट असल चीज़ ये है कि ये जो 2 था ना बेटा जी, ये गायब हो गया, ये नहीं लिखना आपने, 2 गया, इंटीग्रेशन का निशान भी गया, dx भी गया, ये शर्त है। अगर किसी क्वेश्चन में 2 ना हो, फॉर एग्जांपल ये सेकंड देखिएगा जरा, 2x + 3 है, होल पावर 5 है, आपको पता है कि आपको इसका डेरिवेटिव आगे 2 चाहिए, जैसे कि ऊपर की, इधर 2 नहीं है। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे खुद से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से जो डिवाइड किया है उसका कुछ नहीं होने वाला, वो एज इट इज रहेगा, और जिससे मल्टीप्लाई किया है वो यूज हो जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगा, वो हम यूज करेंगे। वो कैसे कि 2x का 2 आगे बन चुका, पावर में ऐड करके उसी से डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट्स क्लोज, प्लस सी लिख देना है। ये आपको पता है कि 5 + 1 6 है, और 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 12, वो आप लिख सकते हैं बाद में, इट्स अप टू यू, प्लस सी। सो क्या करना है, आपने अपनी मर्जी से हमको चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा सकते हैं। ये लिखा हुआ है, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद कांस्टेंट। हम सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के साथ नहीं करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम सी क्यों लिखते हैं, ये भी आप समझ लें बात को। देखें, फर्स्ट करें y = x³ + 5 है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव लेने से आंसर आएगा 3x², पावर शुरू में वो सारा, और 5 का आंसर आ गया 0, सो आंसर इज 3x²। अब होना ये चाहिए कि जब हम इस आंसर 3x² को इंटीग्रेट करें तो हूबहू ये आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप चेक करें, 3x² को जब मैंने इंटीग्रेट किया है तो 3 मैंने शुरू में लिख दिया, x² की होगी इंटीग्रेशन, x² की जब इंटीग्रेशन करेंगे पावर में ऐड करेंगे 3 हो जाएगी और उसी से डिवाइड करेंगे, 3 से कट गया, x³ बचा। आप गौर करें कि सिर्फ x³ आया, जबकि हमें क्या चाहिए था, x³ के साथ एक कांस्टेंट टर्म भी चाहिए थी। तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म मिस हो जाती है, आपके पास ओरिजिनल चीज वापस नहीं आती। इस चीज को कंपनसेट करने के लिए हम हर सवाल में एंड पे प्लस सी लिख देते हैं, ताकि अगर कोई चीज मिसिंग है तो वो कंप्लीट हो जाए। इन ऑर्डर टू कंपनसेट एनी मिसिंग कांस्टेंट टर्म हमने सी लिख देना होता है हर सवाल में। आई होप कि समझ आ गई होगी आपको। एक आखिरी बात आज के लेक्चर के हवाले से, वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर 1/x² लिखा हो और आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, आप इसको ऊपर शिफ्ट कर लें, x की पावर -2 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव आगे होता है 1, तो पावर में ऐड करके डिवाइड कर दिया, फाइनली x की पावर -1 है वो नीचे ले आया, और -2 + 1 है जो माइनस हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया प्लस सी। बट अगर नीचे डिनोमिनेटर में x होता तो इस x को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। अब मैं वो काम नहीं कर सकता कि पावर में एक ऐड कर दूं और उसी से डिवाइड कर दूं, क्योंकि इस तरह इन दैट केस x की पावर ऊपर तो हो जाएगी 0 और नीचे भी हो जाएगा 0। समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है ये रूल इस सवाल में नहीं लगने वाला, पावर में ऐड करने वाला, ये अलाउ नहीं है, ये सारे इक्वल नहीं है इसके। इसमें अब कैसे करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले आप इसको दोबारा देखिएगा, समझिएगा, कुछ ना चीज़ समझ आए तो पूछ सकते हैं। मैंने एक नंबर भी शेयर किया है ईमेल के थ्रू, आप मंडे टू फ्राइडे 11 to 12 नून में आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया।